हालांकि लिन युआन ने खुद को भाग्यशाली माना कि जियो शितोह एक लड़का था और कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था, अन्यथा वह नहीं जानती थी कि अपनी छोटी बहन की तलाश कहाँ से शुरू करे। चाहे उसने कितना भी पूछा हो, जियो शितोह को उस जगह का पूरा नाम याद नहीं आ रहा था जिसका जिक्र लिन दाशुआन ने किया था, जिसमें लीक शब्द शामिल था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें शहर पहुंचने पर घर घर जाकर खोज करनी पड़ी। जियो शितोह को तैयार होने और लैन हुआ और अन्य लोगों के लिए प्रतीक्षा करने का निर्देश देने के बाद, जो जल्दी में थे, लिन युआन और जिया झेंग अपने घोड़ों पर सवार हुए और झूमा टाउन की ओर दौड़ पड़े। समय को देखते हुए लिन दाशुआन, जिसके पास केवल जियो लिनशुन बचा था और उसे धीमा करने के लिए जियो शितोह नहीं था, को अब तक शहर पहुंच जाना चाहिए था और शायद उसने लड़की को पहले ही बेच दिया होगा। तभी लिन युआन को याद आया कि जियोहे की मां ने क्या कहा था कि लिन दाशुआन, जो अब नशे में धुत है, अपनी जवानी में एक क्रूर व्यक्ति था। वह ये कैसे नहीं जान पाई कि उसने किसी का अपहरण करने का साहस किया है। वास्तव में जियो शितोह के बोझ से मुक्त होकर लिन दाशुआन ने आश्चर्यजनक रूप से तीव्र प्रगति की। जिया झेंग और वह जुमा टाउन सिटी के द्वार तक दौड़े, लेकिन उन्हें उसकी एक झलक भी नहीं मिली। हालांकि एक बार शहर के अंदर पहुंचने के बाद किसी को ढूंढना जटिल होगा। अपने सामने की हलचल भरी भीड़ को देखते हुए लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों और वह हताशा में अपनी छाती और पसलियों को खुजला रही थी। चलो लैन हुआ और अन्य लोगों के आने का इंतजार करते हैं और फिर घर घर जाकर तलाशी लेते हैं। लिन युआन ने पीछे मुड़कर देखते हुए सुझाव दिया, हमें लीक नाम वाली किसी भी जगह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वह उस समय अपने मुंह से वेश्यालय शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसे डर था कि ऐसा कहने मात्र से उसकी छोटी बहन को वहां अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ सकता है। अब कोई अन्य उपाय न होने के कारण उन्हें समुद्र में सुई ढूंढनी पड़ी। लिन युआन के दिमाग में एकमात्र रणनीति ये थी कि सभी को शहर के सभी वेश्यालयों की खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए। उसने अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यमन ने अधिक से अधिक कुछ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि वे औपचारिकताएं पूरी कर सकें और उसे एक सरसरी दौरा करा सकें। आधिकारिक रिपोर्ट पर समय बर्बाद करने के बजाय सीधे व्यक्ति की खोज करना अधिक आसान था। जिया झेंग ने चाबुक को अपने हाथ में जकड़ लिया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर लिन दाशुआन किसी को बेचने पर आमादा है तो वह निश्चित रूप से झूमा टाउन के वेश्यालयों में से एक में होगा। निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो ऐसी जगहों के बारे में जानता होगा। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। लिन युआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और इससे पहले कि वह पूछ पाती कि वह कौन है, जिया झेंग ने उसे कसकर गले लगा लिया और अपने घोड़े पर शहर की ओर भाग गया। जब घोड़ा एक भव्य हवेली के सामने रुका तब उसे एहसास हुआ कि जिया झेंग किस व्यक्ति की बात कर रहा था जो वेश्यालयों से सबसे अधिक परिचित था। अरे अरे, इसका क्या मतलब है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? ली हवेली के द्वार की रखवाली कर रहे युवा सेवकों ने देखा कि जिया झेंग ने प्रवेश द्वार पर अपना घोड़ा रोक दिया और उन्हें भगाने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, ये कितनी बेतुकी बात है, कोई व्यक्ति काउंटी मजिस्ट्रेट के निजी आवास तक घोड़े पर सवार होकर कैसे जा सकता है? उन्हें अवश्य ही मृत्यु की इच्छा होगी। लेकिन वहां एक और भी था जिसकी मृत्यु की इच्छा उससे भी बड़ी थी। घोड़े से उतरने का कोई इरादा न रखते हुए जिया झेंग ने अपने घोड़े की कमर को दबाया और लगाम खींचते हुए ऊंची सीढ़ियों से ऊपर ली हवेली के द्वार तक चढ़ गया। ली चांद को मुझसे मिलने के लिए बाहर लाओ। उन्होंने मौत से निडर लोगों को तो देखा था, लेकिन किसी को इतना निडर कभी नहीं देखा था जो अपनी इच्छा से काउंटी मजिस्ट्रेट का नाम पुकार रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि आप काउंटी मजिस्ट्रेट का नाम पुकार सकते हैं? चले जाओ, अगर तुम्हारा कोई काम है तो सरकारी दफ्तर में ले जाओ। यहाँ कोई तमाशा मत करो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों युवा नौकरों ने जिया झेंग के घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जिया झेंग ने ठंडी हंसी हंसी और प्रत्येक को कोड़े से मारा। सरकारी कार्यालय? हाँ, जैसे कि मुझे नहीं पता कि ली चांद किस तरह का आदमी है। इस समय वह संभवतः अपनी किसी छोटी उपपत्नी के साथ आनंद ले रहा होगा। जल्दी करो और मेरे लिए गेट खोलो, अन्यथा मैं तुम दोनों को सीधे बुद्ध के पास भेज दूंगा। ली चांद के द्वार पर सभी युवा नौकर चालाक थे और द्वार खोले बिना मारा जाना वध के लिए आमंत्रण देने के समान था। आखिरकार एक बार गेट खोलने के बाद ये दुस्साहसी घुसपैठिया भीतरी आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता था और इसके बजाय परिवार के गार्डों को पीटने के लिए आकर्षित कर सकता था, क्यों नहीं? युवा नौकर झुक गया और जल्दी से दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला वह अंदर भागा। इस दौरान वह अपने कपड़े फाड़ रहा था और अपने गले के शीर्ष पर चिल्ला रहा था, जिससे एक हताश प्रतिरोध को दबाया जा रहा था। जल्दी कोई आओ, कोई बदला लेने आ रहा है। डाकू हमारे दरवाजे पर हैं। लिन युआन अपने घोड़े पर सवार थी, उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि ये दोनों बदमाश वास्तव में अति अभिनय कर रहे थे, वास्तव में काउंटी मजिस्ट्रेट के निगरानी कुत्ते होने के योग्य थे।
जिया झेंग ने दोनों साथियों को आंगन में भागते हुए एक मनोरंजक उपहासपूर्ण नज़र से देखा। वह न तो कुछ बोला, न ही रुका, बस पीछे पीछे चलता रहा। यदि कोई उसका रास्ता रोकने की हिम्मत करता तो वह उसे तुरंत झाड़ियों में धकेल देता। दो युवा नौकरों का पीछा करते हुए एक आंगन में जाने के बाद ही लिन युआन को एहसास हुआ कि जिया झेंग उन्हें आगे ले जा रहा था। इतने सारे कार्यक्रमों के बाद दोपहर का भोजन समाप्त हो गया था और काउंटी मजिस्ट्रेट अपनी नई छोटी उपपत्नी के साथ हर पल का आनंद ले रहा था। बाहर से प्रतिशोध और डाकुओं की चीखें सुनकर वह इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और कपड़े पहनने का भी समय नहीं मिला। वह बिस्तर के नीचे रेंगने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि छोटी उपपत्नी चिल्ला पाती, किसी ने दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया और अचानक आई ठंडी हवा के झोंके से वह पूरी तरह से कांप उठी। उसने जल्दी से अपने ऊपर एक ब्रोकेड रजाई ओढ़ ली। जब उसने देखा कि घुसपैठिया कौन है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जिया झेंग पर पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। उसकी नज़रें उस पर टिक गईं। दुर्भाग्यवश उस आदमी ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा और सीधे बिस्तर के नीचे चला गया तथा नंगे नितंबों वाले ली चांग को बाहर खींच लिया। दया, अच्छे महोदय, दया। ली चांग रोया, अपने सिर को अपने हाथों में लेकर उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिया झेंग ने नाराज होकर उसे लात मारी और पास में बिखरे कपड़ों से उसके शरीर के जरूरी हिस्सों को ढक दिया। इसके बाद वह उसे छोटी उपपत्नी के कमरे से बाहर खींच लाया, क्योंकि वह कमरे में मेकअप की भारी गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे घृणा हो रही थी। छोटी उपपत्नी एक क्षण के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में बदला लेने वाले डाकू नहीं थे। उसने पहनने के लिए एक अंतर वस्त्र उठाया और जूते पहनने का भी समय नहीं मिलने पर वह देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा वह जिया झेंग नहीं था, जो अभी अभी अंदर आया था। इसके बजाय उसने लिन युआन को घोड़े पर सीधा बैठे देखा। लिन युआन ने भी उसे देखा और एक भान उठाए, ये पहचानते हुए कि लिटिल कॉन्सुबिन ली चांग ने लिन सियू को पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लिए काफ़ी अच्छा कर रही थी। ली चांग उसे दोपहर में भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। जमीन पर लेटे भयभीत ली चांग को देखते हुए, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र का था और जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, हालांकि वह आमतौर पर अपना अच्छा ख्याल रखता था, उसकी धुंधली आंखें उसकी जातियों को उजागर कर रही थी। उसने चुपचाप अपना सिर थोड़ा हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन सियू जिया झेंग को लुभाना चाहता था। ऐसे घृणित बूढ़े आदमी को कौन पसंद करेगा। लिन युआन को सहानुभूति से देखते हुए लिन सियू का क्रोध और भी बढ़ गया, और जब उसने बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगते देखा तो वह अपनी घृणा को और अधिक नहीं छिपा सकी। इस बीच ली चांग अभी भी अपना सिर पकड़े हुए दया की भीख मांग रहा था और बार बार अच्छे साहब कहकर पुकार रहा था। जिया झेंग थक गया। सुनते हुए उसके बाल पकड़ लिए, उसे अपना सिर उठाने और उसकी ओर देखने के लिए मजबूर किया। चुप रहो, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ली चांग ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि यह जिया झेंग था तो क्रोध तुरंत उसकी आंखों में भर गया। यद्यपि लाओ फैन एक दिव्य चिकित्सक था और जाहिर तौर पर राजधानी शहर में कंसोर्ट बुइरिन के साथ उसके संबंध थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लाओ फैन के किसी आदमी से इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर सकता था। चांग के दिल में उसे वास्तव में लाओ फैन की विशिष्ट पहचान के बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि आखिरकार वह लाओ फैन का असली नाम भी नहीं जानता था। वह केवल लाओ फैन के असाधारण चिकित्सा कौशल और राजधानी में उसके विशाल संबंधों के बारे में ही जानता था। जहां तक जिया झेंग की पहचान का सवाल है, वह और भी कम जानता था, बस इतना कि लाओ फैन उससे बहुत प्यार करता था। लाओ फैन के लिए, यदि भिक्षु नहीं तो बुद्ध के लिए, ली चांग जिया झेंग को तदनुसार समायोजित करेगा। यही कारण है कि उसने शुरू में उसके शब्दों पर ध्यान दिया और वांग तियानबा और अन्य को बंद कर दिया था। हालांकि जब जिया झेंग ने उसके अभिमान को छुआ तो ली चांग को अब परवाह नहीं थी कि लाओ फैन कौन था। इसके अलावा जिया झेंग को पकड़ने से लाओ फैन उसके पास निर्लज चेहरे के साथ उसकी रिहाई की भीख मांगने आ सकता है, जिससे ली चांग को लाओ फैन पर भारी एहसान करने का मौका मिल सकता है। फिर वह देखेगा कि क्या वह बूढ़ा आदमी दोबारा आकर उसका इलाज करने की हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जानते हुए कि जिया झेंग न तो डाकू था और न ही बदला लेने के लिए यहाँ आया था, ली चांग तुरंत दबंग बन गया। अपनी उंगली उठाकर चिल्लाया, गार्ड, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इस घमंडी आदमी को तुरंत मेरे लिए पकड़ लो। उसकी नज़र लिन युआन पर पड़ी, जो अपने घोड़े पर सीधी बैठी थी। ली चांग की आंखों में कामुकता की एक चमक थी जब उसने व्यंग्य किया, और यह महिला डाकू, इसे भी मेरे लिए पकड़ लो। जिया झेंग के कोड़े से भयभीत परिवार के सेवक ली चांग के आदेश पर उन्हें पकड़ने के लिए अपने दंडों के साथ जल्दी से आगे बढ़े। घोड़े पर बैठे लिन युआन के चेहरे पर घबराहट या डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। चूंकि जिया झेंग ने ली चांग के निजी आवास में घुसने की हिम्मत की थी, इसका मतलब था कि उसने तदनुसार तैयारी की होगी। दरअसल जिया झेंग ने अपने सबसे करीब बैठे अनुचर को जमीन पर पटक दिया और ठंडी हंसी के साथ अपनी छाती से हथेली के आकार का एक टोकन निकाला और उसे ली चांग के सामने फेंक दिया।
ली चांग ने सोचा कि वह चमकती हुई वस्तु सोने की है और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। करीब से देखने पर पता चला कि उसका शरीर जो अभी अभी खड़ा हुआ था अचानक शिथिल हो गया और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा जमीन से टकरा रहा था, वह इतना कांप रहा था कि कुछ देर तक बोल नहीं सका। अपने स्वामी को ऐसी अवस्था में देखकर अनुचर समझ गए कि क्या हो रहा है और वे शीघ्रता से अपने अपने डंडे लेकर पीछे हट गए। इस अधीनस्थ के पास आंखें हैं लेकिन वह माउंट ताई को पहचानने में असफल रहा। कृपया कृपया दो। कांपते हुए ली चांग ने आखिरकार अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता जिया झेंग ने उसे ठंडे स्वर में रोक दिया। मुझे उस बकवास से बचाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप झूमा टाउन के सभी वेश्यालयों से परिचित नहीं हैं? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते। मैं इतने समय से झूमा टाउन में घूम नहीं रहा था। डांट से ली चांग को पसीना आ गया, उसका दिमाग गणनाओं से भरा हुआ था। सौभाग्य से वासना के अलावा उसमें कोई अन्य दुर्गुण नहीं था, अन्यथा क्या ये छोटा अत्याचारी उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता? हाँ हाँ, यह अधीनस्थ, वह उन सभी को अच्छी तरह से जानता है। चलो उन वेश्यालयों के बारे में बात नहीं करते, यहाँ तक कि छोटे स्थानों इस अधीनस्थ के बारे में भी। ये भी बहुत स्पष्ट है, उसके माथे से ठंडा पसीना उसकी आंखों में टपक रहा था। ली चांग ने उसे पूछने की हिम्मत भी नहीं की, उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। लिन युआन तिरस्कारपूर्ण था। परिचित? ऐसा लग रहा था कि जुमा टाउन में एक भी वेश्यालय ऐसा नहीं था जहां वह न गया हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेश्यालय का जिक्र करते समय जिया झेंग ने सबसे पहले ली चांग के बारे में सोचा था। ये बहुत प्रभावशाली था कि कैसे एक स्थानीय अधिकारी के रूप में वे लोगों की भावनाओं को समझने के लिए प्रतिदिन वेश्यालय भवन का दौरा करने में कामयाब रहे। जिया झेंग को अपने शब्दों पर कोई संदेह नहीं था, मानो ये तभी गलत होगा जब वह स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकेगा। उसने ली चांग के उठे हुए हाथों से अपना टोकन वापस ले लिया और उसे दूर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास काफ़ी नौकर हैं जो मुझे किसी को ढूंढने में मदद करने के लिए पर्याप्त हैं। ये सुनकर कि जिया झेंग किसी को ढूंढ रहा है और उससे परेशानी नहीं चाहता, ली चांग ने जल्दी से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और विनम्रता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ युवा मास्टर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? जब तक मैं इसमें शामिल हूँ मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वह आएगी और आज्ञाकारी रूप से आपको अपना सम्मान देगी। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। ये ली चांग जिया झेंग को अपने जैसा ही समझता था और मानता था कि वह अपनी सेवा के लिए एक वेश्यालय की सुंदरी की तलाश में था। जिया झेंग स्पष्ट रूप से संकेत सुन सकता था और उसके कंधे पर एक और लात मारते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। ली चांग की चापलूसी की कोशिश बुरी तरह से विफल हो गई थी और जबकि वह मन ही मन राहत महसूस कर रहा था कि उसकी सजा केवल एक लात थी, न कि एक कट, उसने तुरंत बटलर को आदेश दिया कि वह सभी घरेलू नौकरों को बुलाकर तलाशी शुरू करवाए। ये देखकर कि जिया झेंग और लिन युआन बटलर को जियाओ लिनशुंग की उम्र और रूप रंग का विवरण देने गए थे, ली चांग जल्दी से जमीन से ऊपर आया, अपनी आस्तीन से माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए खुद से बुदबुदाया, बहन? क्या उसका केवल एक बड़ा भाई ही नहीं था? उसे बहन कब मिली? ली चांग, जो वेश्यालयों के बारे में सब कुछ जानता था और ली हवेली के दर्जनों नौकरों के साथ फूमन बिल्डिंग के नौकरों और यहाँ तक कि रसोइयों के भी शिकार में शामिल होने की बात तो दूर रही, इस तरह के एक भव्य जमावड़े में जियो लिनशुंग का मिलना तय था। सिर्फ जियाओ लिनशुंग ही नहीं, यहाँ तक कि लिन दाशुआन, जो सिल्वा को लेकर अपनी शराब की तलब मिटाने के लिए एक दूरदराज के सराय में छिपा हुआ था, को भी घसीटकर सरकारी कार्यालय ले जाया गया। जब लिन युआन ने अपनी बहन को लिचुन पवेलियन नामक एक छोटे से वेश्यालय में पाया तो जियो लिनशुंग मुंह बनाए हुए थी, क्योंकि बूढ़ी मैडम ने उसे शोर मचाने से रोकने के लिए मीठे केक से धमकाया था। खाने की शौकीन होने के बावजूद छोटी लड़की हमेशा अपनी बड़ी बहन की यह हिदायत याद रखती थी कि कभी भी अजनबियों द्वारा दिया गया खाना नहीं खाना चाहिए, खासकर उनका जो मीठा बोलते हों। सौभाग्य से जियो लिनशुंग को अभी अभी बेचा गया था और उसे स्थानांतरित करने के लिए बूढ़ी मैडम द्वारा व्यवस्थित गाड़ी अभी तक उसे ले जाने में कामयाब नहीं हुई थी, अन्यथा अगर उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया होता तो उन्हें फिर से मिलने का मौका कभी नहीं मिलता। ये सुनकर कि उसके प्रिय शिष्य का अपहरण कर लिया गया है, लाओ फैंग, जो फूमन बिल्डिंग में दावत कर रहा था, तुरंत बेचैन हो गया। इससे पहले कि वह उससे निपटता, उसकी अपनी शिष्या को छीन लिया गया। ये तो उनका सरासर अपमान था। अपनी चांदी की सुइयां अपने साथ लेकर लाओ फैंग ने अपने बूढ़े पैरों या खाली पेट की परवाह नहीं की और वह भी खोज में शामिल हो गया। इस दौरान वह लगातार बुदबुदाता रहा और अपने शिष्य का अपहरण करने वालों को सही में बदलने की कसम खाता रहा। हालांकि बूढ़े सज्जन ने जैसे ही जियो लिनशुंग को देखा, फूट फूट कर रोने लगे और लिन युआन से भी अधिक तेजी से उसे डांटने और अनुशासित करने लगे और उसे डांटते हुए बोले, तुम बेकार चीज हो, क्या तुम्हें नहीं पता था कि उन्हें चांदी की सुई से छेदना है? और देखो, क्या अब भी तुम्हें जहर के बारे में सीखने से घृणा है? इत्यादि और इसी तरह एक लंबी तीखी टिप्पणी में। यहाँ तक कि मूल रूप से आंसू बहाने वाले जियो लिनशुंग को भी उसके उपद्रव से असहज महसूस हुआ
उसने एक छोटे वयस्क की तरह उसे सांत्वना दी। लाओ फैन के भूरे बालों को थपथपाया और फुसफुसाया, लो लो मैं ठीक हूँ, है ना? चिंता मत करो और रोना बंद करो, वरना तुम हम दोनों को शर्मिंदा कर दोगे। लिन युआन, जो अभी भी भावुक महसूस कर रही थी, बूढ़े और युवा जोड़ी को देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकी और अनजाने में उसने अपना सिर घुमाया और उसके बगल में खड़े जिया झेंग को हल्की सी मुस्कान दी। जिया झेंग, जो लाओ फैन का मजाक उड़ाने वाला था, तुरंत ही उस लुभावनी मुस्कान से मोहित हो गया। उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए और जोर से हंसने लगा। इतनी उथल पुथल के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी और अगर वे घर वापस नहीं लौटे तो उनके माता पिता चिंतित हो जाएंगे। लिन युआन ने तुरंत लियू लिमिन और लैन हुआ से कहा कि वे पहले जियो लिनशून को वापस ले जाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि सब कुछ ठीक है। लाओ फैन भी अपने नए स्वस्थ हुए अनमोल शिष्य के बारे में चिंतित होकर उनके पीछे घर चला गया। हालांकि लिन युआन वहां से नहीं गया। सरकारी कार्यालय में एक खतरा उसके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने उस जानवर के बारे में सोचा जिसने उसकी बहन का अपहरण किया था, तो उसकी आंखों में ठंडक छिपी नहीं रह सकी। सरकारी कार्यालय में आधिकारिक आवाज सुस्त और भारी थी और दर्शकों की भीड़ ने इसे असाधारण पाया। इतने वर्षों के बाद ये पहली बार था जब काउंटी मजिस्ट्रेट ने दोपहर में किसी मामले की सुनवाई के लिए अदालत खोली थी। ली चांग ने अपने आधिकारिक वस्त्र ठीक किए। हालांकि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, फिर भी उसे पसीना आने लगा था। अदालत कक्ष में घुटनों के बल बैठे व्यक्ति और उसके बगल में खड़े जिया झेंग को देखकर ली चांग को तुरंत उस व्यक्ति के प्रति दया आ गई। मामले की सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन दाशुआन द्वारा एक अच्छे परिवार की युवा लड़की का अपहरण और तस्करी का मामला निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका था और राजवंश के कानूनों के अनुसार उसे कई वर्षों तक कारावास में रखने के लिए पर्याप्त था। विस्मयकारी लकड़ी के हथौड़े के प्रहार के साथ ली चांग ने चिल्लाकर कहा, लिन दाशुआन, आपने एक बच्चे की तस्करी की है और सबूत अकाट्य हैं। आपको अपने लिए क्या कहना है? लिन दाशुआन, दोनों घुटनों पर बैठे हुए, लकड़ी के हथौड़े की आवाज़ से कांप उठे। अब जाकर उनकी नशे की हालत पूरी तरह से शांत हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कल्पना टूट चुकी थी। बिना ऊपर देखे ही वह जान गया कि उसके बगल में खड़ी लड़की लिटिल डिजास्टर स्टार लिन युआन थी। जबकि लिन दाशुआन ने मन ही मन खुद को कोसा कि उसने चांदी मिलते ही उसे लेकर दूर क्यों नहीं भागा। उसने लिटिल डिजास्टर स्टार को भी नाराजगी से कोसा। ये देखकर कि उसने बहुत देर से कुछ नहीं कहा था, ली चांग ने लकड़ी के हथौड़े से फिर से प्रहार किया, जिससे लिन दाशुआन एक बार फिर से कांप उठा। फिर उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और धीरे से हकलाते हुए बोला, मैं कहने के लिए कुछ नहीं बचा। और क्या कहा जा सकता है? वेश्यालय की मैडम को भी सामने लाया गया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बताया कि यह लिन दाशुआन था जिसने जियो लिनशून को उन्हें बेचा था। इसके अलावा जियाओ लिनशून को सबके सामने लिचुन मंडप से बचा लिया गया था। अब मानवीय और भौतिक दोनों तरह के साक्ष्य पूरे हो गए थे। सजा सुनाना अपरिहार्य था। ली चांग ने मन ही मन राहत की सांस ली और जिया झेंग की ओर देखा, जो चुपचाप अपनी बाहें पार करके खड़ा था और खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि लिन दाशुआन में इतनी बुद्धि थी कि वह बहस नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे उसे बहुत परेशानी हो सकती थी। लिन दाशुआन ने एक अच्छे परिवार की एक युवा लड़की की तस्करी की, सबूत अकाट्य हैं और वर्तमान राजवंश के कानूनों के अनुसार यह अधिकारी आपको 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाता है। खांसी खांसी। जिया झेंग, जो अब तक चुप था, अचानक खांसने लगा, जिससे ली चांग लगभग चौंक गया और उसने अपनी उंगलियों पर लकड़ी का हथौड़ा मार लिया। ये जानते हुए कि युवा मास्टर जिया 3 साल की जेल की सजा से संतुष्ट नहीं थे, ली चांग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली, अपना मुंह ढक लिया और अपना गला साफ किया। 5। जिया झेंग ने फिर खांसी की। ली चांग ने पसीने से तर होकर अनिश्चितता से एक और संख्या सुझाई, 7। इस बार यंग मास्टर जिया ने अंततः खांसी नहीं की, बल्कि अपनी सुंदर नाक रगड़ी। ली चांग ने इसे संतुष्टि का संकेत समझा। खांसी खांसी। लिन दाशुआन ने एक अच्छे परिवार की एक युवा लड़की को वेश्यालय में तस्करी करके भेजा, जिसके अकाट्य सबूत हैं और परिस्थितियों की गंभीरता और घिनौने प्रभाव को देखते हुए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब यह अधिकारी आपको 7 साल की जेल की सजा सुनाता है, जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। अधिकारीगण, रिकॉर्ड बनाओ। लिन युआन राजवंश के कानूनों को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि यद्यपि प्राचीन काल में बच्चों को बेचने के कई स्पष्ट मामले सामने आए थे, लेकिन बच्चों और महिलाओं की तस्करी स्पष्ट रूप से निषिद्ध थी। कोई भी व्यक्ति पकड़े जाने से बच सकता था, लेकिन यदि पकड़ा जाता तो उसे या तो कारावास या फांसी की सजा दी जाती थी। इसीलिए जब लिन दाशुआन पकड़ा गया तो उसने उसे पीटने के प्रलोभन में नहीं आई, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां 1 साल तक किसी व्यक्ति को पहचान से परे यातना दी जा सकती है। 7 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि अब लिन दाशुआन से निपटा जा चुका था, लेकिन लिचुन मंडप का मामला अभी भी बाकी था। सच कहूं तो लिन युआन को वेश्यालयों से कोई खास नफरत नहीं थी। आखिरकार वे भी बदकिस्मत थे, बस अलग तरीके से पैसा कमा रहे थे।
हालांकि लिचुन पवेलियन ने बच्चों के अपहरण को स्वीकार कर लिया था और उन्हें ऊंची कीमत पर खरीद लिया था, और यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज यह जियाओ लिनशुंग है, कल ये कौन होगा? इसके अलावा एक नज़र में ही पता चल जाता है कि लिचुन मंडप की मैडम कोई अच्छी इंसान नहीं है। कौन जानता है कि उसके वेश्यालय में कितनी युवतियों का अपहरण कर उन्हें बेचा गया होगा। यदि ऐसे स्थानों को अस्तित्व में रहने दिया जाए तो वे एक अभिशाप के अलावा कुछ नहीं हैं। लिन युआन की तिरस्कार भरी नज़र जिया झेंग ने देखी, जो जानता था कि उसने अपनी अवमानना में लिचुन मंडप को भी शामिल कर लिया है। तुरंत ही उन्होंने मंच पर बैठे ली चांग को प्रणाम किया और पूछा, माननीय महोदय, लिचुन मंडप के संबंध में क्या किया जाना चाहिए? ली चांग, जो पहले से ही बेचैन था मानो सुइयों पर बैठा हो, जब जिया झेंग ने उसे सलामी दी तो वह लगभग फिर से गीला हो गया। हालांकि वह मूर्ख नहीं था और उसे एहसास हुआ कि जिया झेंग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छाती को सहलाया और नीचे बैठी बूढ़ी वेश्या पर चिल्लाने से पहले खांसा, लीचुन मंडप की मैडम, आप सम्मानित युवा लड़कियों के अपहरण और बिक्री में शामिल हैं, आपके खिलाफ स्पष्ट सबूत हैं, आपको मुकदमे की प्रतीक्षा के लिए जेल ले जाया जाएगा। लिचुन मंडप के लिए जिया झेंग की ओर तिरछी नज़र से देखते हुए ली चांग ने दर्द से अपना मुंह मोड़ लिया। वह वास्तव में लिचुन मंडप की युवा और सुंदर लड़कियों को छोड़ने से घृणा करता था। जहां तक लिचुन पवेलियन का सवाल है, इसे तुरंत प्रभाव से सील कर दिया जाएगा। अंदर मौजूद लड़कियां स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं कि वे वहां रहें या बाहर जाएं। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य वेश्यालय सम्मानित महिलाओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने के समान जघन्य कृत्य का दोषी पाया जाता है तो उन्हें भी इसी तरह की सजा दी जाएगी। ये तो कुछ ऐसा ही था। जिया झेंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह फिर से झुकने वाला था। ली चांग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, इस युवा महोदय ने आम लोगों की बेटियों को बचाकर और इस तरह की दुष्टता को उजागर करके एक महान सेवा की है। वह सचमुच झूमा टाउन के लिए एक भाग्यशाली सितारा हैं और इसके सभी निवासियों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ली चांग की चापलूसी त्रुटिहीन थी और सभी दर्शक जिया झेंग को कृतज्ञता से देख रहे थे। आखिरकार वेश्यालय केवल धनी लोगों के लिए ही सुलभ स्थान थे। इन साधारण लोगों के लिए यह आग का एक गड्ढा था जिसने सम्मानित महिलाओं के भविष्य को निगल लिया। यदि उनका अपना घराना गंभीर संकट में न हो तो कौन स्वेच्छा से अपनी बेटियों को वहां कष्ट सहने के लिए भेजेगा? और जहां तक उन लोगों का सवाल है जो चांदी के लिए लोगों का अपहरण करके उन्हें बेचते थे, लिन दाशुआन और लिचुन पवेलियन ने आम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध किया था। जब सरकारी अधिकारी उसे बाहर खींच रहे थे तो बूढ़ी वेश्या जोर जोर से चिल्ला रही थी और लिन दाशुआन को भी बेड़ियां डालकर जेल की ओर ले जाया गया। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय दर्शकों ने उसके चेहरे पर थूका। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खबर सुनकर और जल्दी से आकर लिन एरशुवान, तीसरी चाची और भाभी गुइजी ने उसे गुजरते हुए ठंडे भाव से देखा। किसी ने भी थोड़ी सी भी सहानुभूति या दुख नहीं दिखाया। वास्तव में लिन दाशुआन अपने भतीजे का अपहरण करने के लिए इतना आगे बढ़ गया था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। उसने उसे नग्न कर दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। क्या उसे यह डर नहीं था कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो शियाओ शितो की ठंड से मौत हो सकती है या जंगली कुत्तों द्वारा उसे मार दिया जा सकता है? अब तक लिन एरशुवान को अपने बड़े भाई के प्रति कोई भाईचारे वाला स्नेह महसूस नहीं हुआ था। भाभी गुइजी और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसकी सूजी हुई लाल आंखों से घृणा झलक रही थी। जैसे ही लिन दाशुआन उसके पास से गुजरा, वह खुद को रोक नहीं सकी और उसे कई बार थप्पड़ मारते हुए फुफकारते हुए बोली, अपने आप को पिता कहते हो? तुम एक जानवर के अलावा कुछ नहीं हो। एक जानवर? तीसरी चाची ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लिन एरशुवान और उसकी पत्नी के बगल में कोई और नहीं बल्कि लिन दाशुआन की पत्नी लेडी चेन खड़ी थी। अपने पति को 7 साल के लिए जेल भेजे जाने के बाद भी लेडी चेन ने जरा भी दुख नहीं जताया, बल्कि उन्होंने एकांतप्रिय उदासीनता के साथ यह सब देखा। तुम अभागी औरत हो। जब तक मैं अंदर हूं तब तक अच्छा व्यवहार करो और मेरी वापसी का आज्ञाकारी होकर इंतजार करो। लिन दाशुआन ने लेडी चेन को धमकी देते हुए क्रूरता से कहा। लेडी चेन ने ठंडी हंसी हंसी और कई वर्षों में पहली बार उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, जब तक तुम बाहर निकलने की क्षमता नहीं रखते तब तक रुको, फिर आओ और मुझे सबक सिखाओ। लिन दाशुआन गुस्से से लाल हो गया और उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेड़ियों ने उसे रोक दिया और वह केवल चुपचाप गुस्से से लेडी चेन को घूरता रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों ने उसे खींच लिया और वह मन ही मन गालियां दे रहा था। संपर्क टॉस ट्रांसमाइग्रेशन, द लिटिल शेफ कॉल्स द शॉट्स। सी 204 पहचान का अनुमान लगाना _1। अध्याय 204 पहचान का अनुमान लगाना _1। अध्याय 204 पहचान का अनुमान लगाना _1। जब तक उन्होंने लिन दाशुआन से निपटा तब तक शाम हो चुकी थी। जिया झेंग ने गाड़ी चलाई और लिन युआन को वापस लिन परिवार के खोह में पहुंचाया,
जबकि वहां पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हालांकि जैसे ही वे सामने के गेट पर पहुंचे, घर में रोशनी फैल गई और अंदर से हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। हंसी से प्रभावित होकर लिन युआन गाड़ी के पूरी तरह रुकने का इंतजार नहीं कर सकी और जल्दी से नीचे कूद गई, जिससे जिया झेंग ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और डांटा, यह अंधेरा है, क्या तुम्हें अपने टखने मुड़ जाने का डर नहीं लगता? जिया झेंग की चिंता को महसूस करते हुए लिन युआन के गाल गर्म हो गए और उसने जल्दी से उसका हाथ दूर धकेल दिया और घर की ओर भाग गई। कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा कि कुछ न कहना अनुचित होगा, इसलिए वह पीछे मुड़ी और धीरे से बोली, आज के लिए धन्यवाद। जिया झेंग चौंक गया, लगभग घोड़े का चाबुक गिरा दिया। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, उसके सामने वाला व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकलकर उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। अपने होठों पर एक अनजानी मुस्कान लाते हुए जिया झेंग ने जल्दी से गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। घर के अंदर लेडी लियू और लेडी फैन सभी को वे नए कपड़े दिखा रही थीं जो उन्होंने उस दिन बनाए थे। पता चला कि उन्होंने लिन युआन द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन को गलत समझा था और तैयार वस्त्र पुरुषों द्वारा शारीरिक श्रम के लिए पहने जाने वाले शॉर्ट्स की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर सभी लोग हंस पड़े। अपने माता पिता और बहनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर लिन युआन भी उनकी हंसी में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लगता था कि जियाओ लिनशुन के अपहरण की बात उसकी माँ और दादी से गुप्त रखी गई थी, अन्यथा वे शायद अब जियाओ लिनशुन को पकड़कर तब तक रो रही होती जब तक उनकी सांस फूल न जाती। जियो लिनशुन खुद काफ़ी चालाक थी। घर लौटते समय उसे अपनी चाची से चेतावनी मिली थी और घर पहुंचने पर उसने लेडी लियू के सामने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय उसने बहुत समझदारी से झूठ बोला और दावा किया कि वह बहुत देर तक खेलती रही और इसीलिए वह इतनी देर से लौटी। लेडी लियू, जो हमेशा से अपनी सबसे छोटी बेटी के स्वभाव से परिचित थीं, को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उन्होंने उसे केवल थोड़ी देर के लिए डांटा और इस मामले को दोबारा नहीं उठाया। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि यह घटना बिना किसी विशेष परिणाम के समाप्त हो गई। यदि लेडी लियू और लेडी फैन को सूचित किया गया होता, जिनमें से एक गर्भवती थी और दूसरी वृद्ध, तो शायद वे इस आघात को झेल नहीं पातीं। रात का खाना तैयार था, चाची और लैन हुआ ने मिलकर तैयार किया था। यद्यपि यह चावल के दलिया और उबले हुए बंस का एक साधारण भोजन था, लेकिन एक ऐसे परिवार के लिए जो अभी अभी जीवन मरण की अग्निपरीक्षा से गुजरा था, इसका स्वाद असामान्य रूप से मीठा था। यहाँ तक कि हमेशा से झगड़ालू रहने वाले लाओ फैन को भी चावल के दलिया के 2 कटोरे मिले। रात के गहरे सन्नाटे में दिन भर की उथल पुथल के बाद थका हुआ जियो लिनशुन जल्दी सो गया। लियू लिमिन लेडी फैन के साथ कमरा साझा कर रहे थे और किसी भी संदेह को नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जियो लिनशुन के अपहरण का मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि जिया झेंग और लिन युआन ने मास्टर मजिस्ट्रेट के आदमियों को कैसे शामिल किया। लिन युआन उसके प्रश्न को जानता था और उसने लापरवाही से झूठ बोला कि ली चांगशी को फूमन बिल्डिंग के व्यंजन बहुत पसंद हैं और इसी कारण वह यंग मास्टर जिया झेंग को अच्छी तरह से जानता था। किसी को ढूंढने के लिए ऐसा अनुरोध करना स्वाभाविक रूप से ऐसी बात थी जिसमें वह मदद करने को तैयार था। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लिन युआन कान पर लेटा हुआ सो नहीं सका। उस दिन पहले ली हवेली पर अतिक्रमण करते समय ली चांग ने किसी को बंदी बनाने का इरादा किया था, लेकिन जिया झेंग ने बस एक टोकन फेंक दिया और केवल उसी से ली चांग भयभीत हो गया और घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। लिन युआन ने टोकन को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, उसे केवल एक झलक ही दिखी थी कि वह सोने की तरह चमक रहा था। और ली चांग द्वारा हकलाते हुए कहे गए दूसरे शब्द को देखते हुए लिन युआन का प्रारंभिक अनुमान था कि जिया झेंग एक राजकुमार था और दूसरे स्थान पर था। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। लिन युआन परेशान और उत्तेजित थी क्योंकि उसने अपने सिर पर कंबल खींच लिया था। यदि जिया झेंग एक राजकुमार था तो क्या उन दोनों का कोई भविष्य हो सकता था? उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था, लेकिन सुअरों को दौड़ते हुए देखा था। ऐतिहासिक रूप से क्या हर राजकुमार के पास कई रखेलें और पसंदीदा रखेलें नहीं होती थीं? यहाँ तक कि ली चांग, जो एक साधारण काउंटी मजिस्ट्रेट था, की भी अनेक छोटी छोटी रखेलें थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जिया झेंग के पास सैकड़ों होंगे? नहीं नहीं, वह राजकुमार कैसे हो सकता है? लिन युआन ने अपना सिर जोर से हिलाया, उसका अपना अनुमान कम विश्वसनीय लग रहा था। दुनिया में किस राजकुमार को अपना स्वयं का मधुशाला चलाकर चांदी कमाने की जरूरत है? और जिया झेंग, जो इतनी कंजूस थी, वह अपने दिल में बसे राजकुमार की छवि से 1 लाख मील दूर थी। ठीक है, ठीक है, वह राजकुमार नहीं होगा। वह किस तरह का अविश्वसनीय राजकुमार होगा? इस तरह से खुद को सांत्वना देते हुए लिन युआन ने अंततः अपनी भौहों को सहलाया और शांति से सो गई। लेकिन आज रात लिन युआन ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो जिया झेंग की पहचान के बारे में उत्सुक था। ली हवेली के मंद रोशनी वाले कमरे में ली चांग लिन सियू के बगल में संतुष्ट लेटा हुआ था। उसकी सुस्त आंखें हल्की सी तिरछी नज़र का आनंद ले रही थीं।
लिन सियू ने धीरे से अपनी कमर और बाहों को रगड़ा, जो चुटकी काटने से दर्द और सूज गई थीं, और अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें घृणा से भर आईं। इस बूढ़े आदमी की तुलना में उसे जिया झेंग की कमी महसूस हुई, जिसे उसने दिन में संयोग से देखा था। उसने सोचा था कि एक बार ली हवेली में प्रवेश करने के बाद वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, फिर भी भाग्य ने आज उन्हें एक साथ ला दिया। ये सोचकर कि वह लगभग नग्न दिखाई दे रही है, लिन सियू के गाल लाल हो गए। हालांकि यह विचार कि कपड़ों के बिना भी उसने उसे एक अतिरिक्त नज़र नहीं दी थी, ने तुरंत उसकी लालसा को कड़वाहट और नाराजगी में बदल दिया। उसने मूल रूप से फूमन बिल्डिंग को दबाने के लिए ली चांद के प्रभाव का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये देखते हुए कि आज ली चांद ने जिया झेंग पर किस तरह से कृपा की थी, लिन सियू को जिज्ञासा हुई। अपनी लंबी पलकों को झपकाते हुए, जिससे उसकी आंखों में घृणा छिपी हुई थी, लिन सियू ने अपना नर्म, हड्डी रहित हाथ बढ़ाया और ली चांद की छाती पर हल्के से घेरे बनाने शुरू कर दिए। उसकी कोमल आवाज में पानी सा टपक रहा था, महाराज, आज जो युवक हवेली में आया था, वह फूमन बिल्डिंग का यंग मास्टर है न? सियू ने सुना है कि फूमन बिल्डिंग का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जब वे अकेले होते थे तो ली चांग उसे खुद को उपपत्नी कहने की अनुमति नहीं देता था, ऐसा लगता था कि वह सचमुच उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि ये वह स्नेह नहीं था जो लिन सियू चाहती थी। ली चांग ने उसकी छाती पर परेशानी पैदा करने वाले हाथ को पकड़ लिया और हल्के से काट लिया। लिन सियू की चुलबुली गुनगुनाहट सुनने के बाद ही उसने उसे गले लगाया। उसने अपनी उंगली से उसकी नाक को धीरे से सहलाया और कहा, क्या तुम्हें इसकी तलब लग रही है? मुझसे विनती करो और कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा स्वाद चखाने के लिए। ली चांग ने सोचा कि वह काफी आकर्षक लग रहा है, क्योंकि उसने उसकी ओर अपनी बाहें उठाईं और प्रतीक्षा की कि उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति उसके पक्ष से आश्चर्यचकित और खुश हो जाए। उसे यह नहीं पता था कि लिन सियू को सबसे ज्यादा नफरत उसकी खुद की सुंदरता से थी, खासकर जब वह वास्तव में 50 साल का एक बूढ़ा आदमी था। अपनी घृणा को पूरी तरह से छिपाते हुए लिन सियू ने उसके सिर को गले लगाया और उसे एक थप्पड़ के साथ चूमा। मेरे स्वामी सियू के लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन महाराज, आप काउंटी मजिस्ट्रेट हैं, क्या आपको सचमुच फूमन बिल्डिंग से भोजन लेने के लिए स्वयं जाने की आवश्यकता है? क्यों न बॉस हमारे लिए शेफ भेज दे ताकि हम यहाँ ताज़ा बने व्यंजन खा सकें। आप उसके लिए माता पिता की तरह हैं और चाहे उसकी फूमन बिल्डिंग कितनी भी कमाई कर ले, उसे आपसे खुशामद करनी ही पड़ेगी, वह कतई मना नहीं करेगा। ये शब्द सुनते ही ली चांद का शरीर अचानक अकड़ गया और उसने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी चिकनी ठुड्डी को अपने हाथ से दबाते हुए सख्ती से डांटा, ढीठ। तुम्हें ऐसी बकवास फिर कभी नहीं बोलनी चाहिए। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो खबरदार, मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। अचानक धमकी से चौंककर लिन सियू का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये पहली बार था जब उसने ली चांद को उसके घर में प्रवेश करने के बाद से इतनी बुरी तरह से गुस्सा करते देखा था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ली चांद, जो केवल महिलाओं के बारे में ही जानता था, किसी की जीभ खींचने की बात भी कहेगा। लियू का गर्भपात _1। हाँ, अब मुझे याद आ गया है और मैं निश्चित रूप से फिर से बकवास नहीं करूंगी। उसने जल्दी से वादा किया कि वह बारी से बाहर नहीं बोलेगी और तभी ली चांद ने उसकी ठुड्डी छोड़ी। लिन सियू ने कोई भी जल्दबाजी करने या जिया झेंग की पहचान के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंतर्ज्ञान से वह जानती थी कि जिया झेंग फूमन बिल्डिंग के यंग मास्टर से कहीं अधिक था। डरपोक, कोमल हाथों से उसने ली चांद की छाती को सहलाया और धीरे धीरे उसकी लड़ने की भावना को एक और दौर के लिए जगाया। इस निवास में कुछ समय बिताने के बाद लिन सियू को अच्छी तरह से पता था कि मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ चिपके रहना पर्याप्त नहीं था। उसे ली चांद के समर्थन की जरूरत थी, साथ ही एक बेटे की भी। केवल एक पुत्र ही उसके भव्य भवन में दृढ़ आधार का काम कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती पड़ोसी के घर की लियू, जो वेश्यालय से आने के बावजूद प्रतिदिन गर्भावस्था के लिए टॉनिक पीती थी, क्या वह अपनी गर्भावस्था के कारण मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट को प्रतिदिन परेशान नहीं करती थी? लिन सियू ने उसके मुंह से निकलती लार को देखा और घृणा से उबकाए ली। वह उठी और बाथरूम से बाहर निकलने से पहले 2 बार अच्छी तरह से नहाई, लेकिन वह उस बूढ़े आदमी के बगल में फिर से लेटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बस मेज पर बैठ गई, धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेती रही और आराम करती रही। जैसे ही वह जिया झेंग को अपने अनार स्कर्ट के किनारे पर पूजा करते हुए देखने के बारे में दिवास्वप्न देख रही थी, अचानक दरवाजे के बाहर से कुछ जरूरी चीखें सुनाई दीं। अपने मीठे सपनों में खलल पड़ने से परेशान होकर लिन सियू ने भौहें चढ़ाईं और चाय पीना बंद कर दिया और चिल्लाने लगी, पैन 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 पैन। पैन पैन नाम की छोटी लड़की दबे पांव कमरे में आई। लिन सियू को अंडरगारमेंट्स में मेज पर बैठकर चाय पीते देखकर वह समझ गई कि उसका मूड खराब है। केवल 10 साल की पैन पैन को लिन सियू की सेवा के लिए लाया गया था जब वह पहली बार घर में आई थी, और क्योंकि वह ली हवेली में पैदा नहीं हुई थी, लिन सियू ने उसे बहुत महत्व दिया और उस पर बहुत भरोसा किया।
लड़की का चेहरा गोल था और उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं, जो उसकी चतुरता को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थीं। ली चांग की ओर देखते हुए, जो कमरे के अंदर बिजली की तरह खर्राटे ले रहा था, उसकी आंखों में अप्रत्याशित रूप से आक्रोश की एक चमक दिखाई दी। फिर वह झुकी और लिन सियू के कान में फुसफुसाई, मिस, ये यंग ताओ है, श्रीमती लियू की नौकरानी। वह कहती हैं श्रीमती। लियू को अचानक पेट में दर्द और स्पॉटिंग होने लगी। मुझे डर है कि वह टिक नहीं पाएगी। पेट दर्द, स्पॉटिंग। यद्यपि लिन सियू कभी गर्भवती नहीं हुई थी, फिर भी सांसारिक मामलों के उसके अनुभव ने उसे इन संकेतों का अर्थ समझने में मदद की। उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी और वह खुद को रोक नहीं सकी और हल्के से हंस पड़ी। लगता है वह हिस्सा अब और नहीं टिक सकता। उसे अभी भी याद है कि मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट ने उसे पहली बार आने पर क्या सबक दिया था। ली चांग का पक्ष जीतना, श्रीमती ली चांग की जगह लेना। लियू को अपने स्नेह में और आदर्श रूप से उसके साथ उसके गर्भ में छोटी सी आपदा से निपटना। लेडी जिन भी जल्दी में थी। अब जबकि उसने ली चांग का दिल मुश्किल से जीत लिया था, वह सचमुच तेजी से कार्य करने लगी। ये जानते हुए कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। वे मेरे आंगन में आकर क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि मैं बच्चे को पालने में उसकी मदद कर सकती हूँ? अपनी प्रतिद्वंद्वी को लगभग हराने की खुशी ने लिन सियू की अपने परेशान सपनों पर पिछली झुंझलाहट को गायब कर दिया। उसने अपने लिए एक पूरा कप चाय बनाई और आराम से उसका स्वाद लिया। पैन पैन को दूसरों के दुर्भाग्य में अपनी खुशी का तिरस्कार था, लेकिन ली हवेली में प्रवेश करने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हुए उसने कुशलता से अपनी भावनाओं को छुपाया। मैंने भी यही कहा था, लेकिन यंग ताओ का कहना है कि वह मालिक और मैडम की अनुमति के बिना हवेली नहीं छोड़ सकती या डॉक्टर को नहीं बुला सकती। मालिक सो रहा है और तुम उसे पुकारने पर भी नहीं जगा सकते। उसे कहो कि वह मैडम से भीख मांगे। लिन सियू ने बिस्तर पर मरे हुए सुअर की तरह सो रहे आदमी की ओर देखते हुए कहा और घृणा से अपने नितंबों को हिलाते हुए उससे मुंह मोड़ लिया। मैडम भी सो रही हैं। लिन सियू ने व्यंग्य किया, सो गए। वह शैतान को बेवकूफ़ बना रही है। वह आज रात सोने के लिए बहुत उत्साहित होगी। अपनी आंखें घुमाते हुए लिन सियू ने चाय का एक और घूंट लिया और फिर धीरे से कहा, बाहर जाओ और यंग ताओ से कहो कि यह युवती अपनी मालकिन के कमजोर शरीर के प्रति सहानुभूति रखती है, जो मालिक को जगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने स्वामी की सेवा की है, वह निश्चित रूप से जानती है कि जब वह अपनी छोटी उपपत्नी पर मोहित हो जाता है तो उसे जगाना आसान नहीं होता। उससे कहो कि वह थोड़ी देर और इंतजार करे। पैन पैन ने अपने होंठ काट लिए। उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह यंग ताओ को भेजने के लिए बाहर चली गई। श्रीमती का अनुसरण करते हुए लियू के वेश्यालय में बिताए गए समय से लेकर मुक्त होकर ली मैंशन में सेवा करने तक 2 वर्षों तक यंग ताओ अपनी मालकिन की निष्ठापूर्वक सेवा करती रही थी। अपनी मालकिन के कठिन समय में किसी की सहायता न मिलने से वह पूरी तरह से कांपने लगी। उसने अपने से 3-4 साल छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और अश्रुपूर्ण आंखों से घुटनों के बल बैठ गई। छोटी बहन पानपन, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मालिक से मेरी मालकिन के लिए एक डॉक्टर ढूंढने की प्रार्थना करें, ठीक है? मेरी मालकिन कई बार दर्द से बेहोश हो चुकी है। अगर कोई उसे बचाने नहीं आता तो बच्चे की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वयस्क की जान भी नहीं बच सकती। यदि बच्चा खो गया था तो वह खो गया था। उसकी मालकिन को इसकी परवाह नहीं थी, या यूं कहें कि वह बच्चे को खोते देख खुश थी, लेकिन वह अपनी मालकिन को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। ली मैंशन में जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसके लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं था। पानपन भी एक गरीब परिवार से थी और बहुत दयालु थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? लिन सियू और लेडी जिन श्रीमती जिन से छुटकारा पाने के लिए मिलीभगत कर रहे थे। लियू का बच्चा, श्रीमती लियू की गर्भावस्था शुरू से ही अस्थिर थी और अब जब अवसर आया है तो वे निश्चित रूप से घटनाओं को अपने आप होने देने में प्रसन्न होंगे। फिर वे मदद की पेशकश क्यों करेंगे? हालांकि अपनी दुर्दशा के बारे में सोचते हुए पैन पैन ने अपनी उंगलियों से कुछ उठाया। लिन सियू से सजा का जोखिम उठाते हुए उसने यंग ताओ से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी मालकिन की गर्भावस्था निश्चित रूप से बर्बाद हो गई है, लेकिन यह मत भूलना, मालिक अभी भी तुम्हारी मालकिन की बहुत परवाह करता है। अगर उसे कुछ हो गया तो कल मालिक मैडम को छोड़ेगा ही नहीं। उसके शब्दों में एक अंतर्निहित चेतावनी निहित थी। यंग ताओ, जिसने वेश्यालय में 2 साल बिताए थे, स्वाभाविक रूप से इसके निहितार्थ को समझ गया। उसने अपने आंसू पोंछे, पानपैन को धन्यवाद दिया और लेडी जिन के आंगन की ओर दौड़ पड़ी। पैनपैन ने उसकी जल्दी करती हुई आकृति को दूर से गायब होते देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि श्रीमती लियू ठीक हो जाएगा। हालांकि ली हवेली में प्रवेश किए हुए उसे केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही हुआ था, लेकिन उसने जो कुछ देखा और सुना था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। उसने संकल्प लिया कि जब सब कुछ निपट जाएगा तो वह जल्द से जल्द वहां से चली जाएगी।
एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतना ही समय बीता ही था कि श्रीमती गांधी के पड़ोसी घर के आंगन में शोर मच गया। लियू, लेडी जिन ने अपनी गरिमा बनाए रखते हुए व्यक्तिगत रूप से एक छोटी उपपत्नी के क्वार्टर का दौरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी सबसे योग्य नौकरानी को भेजा। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और नौकरों को डांटा, जिससे काफ़ी हंगामा मच गया। पेन पेन ने कुछ देर तक आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उनकी बातें सुनी, मन ही मन उपहास किया और सोचा, लेडी जिन ने सचमुच आने के लिए एकदम सही समय चुना है और श्रीमती जिन के आने के बाद ही काम किया है। लियू का गर्भपात निश्चित था। फिर उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वह अभी अभी जागी हो और किसी को भेज दिया। कल जब ली चांग ने इसके बारे में पूछताछ की तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा था कि उसने गर्भावस्था को बचाने का प्रयास किया था। आखिरकार ली चांग किसी भी बात में उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। ये तो बस एक छोटी सी उपपत्नी थी और चून की वयस्क को बचा लिया गया था, तो बड़ी उपपत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी गर्भावस्था की चिंता क्यों की जाए। जैसा कि पेन पेन ने भविष्यवाणी की थी, श्रीमती लियू ने अपने बच्चे को खो दिया तथा वयस्क भी अत्यधिक रक्त की हानि के कारण मरने के करीब पहुंच गया। सौभाग्य से लेडी जिन ने समय पर डॉक्टर को बुला लिया था, जिससे श्रीमती को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। लियू, फिर भी इस प्रकरण के बाद श्रीमती लियू का स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और उनका पक्ष से बाहर होना केवल समय की बात थी। जब लिन सियू ने पेन पेन की रिपोर्ट सुनी तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। श्रीमती के साथ लियू को रास्ते से हटा दो, क्या ली हवेली पूरी तरह से उसके पास नहीं है। लेडी जिन क्या थी, वह कुछ और नहीं बल्कि उत्तराधिकारी थी, मूल पत्नी नहीं। एक बार जब वह एक बेटे को जन्म दे देगी तो लिन सियू देखेगी कि ली चांग उस पर कितना लाड़ प्यार करेगा। लिन दाशुआन को जेल ले जाया गया, लेकिन ये खबर अगली सुबह तक लिन परिवार के गांव तक नहीं पहुंची, जब ग्रामीणों को आखिरकार इसके बारे में पता चला। इसके साथ ही लिन दाशुआन के घर पर एक और घटना घटी जो अप्रत्याशित थी फिर भी अपेक्षित थी। लिन युआन छोटी भेड़ को मुट्ठी भर ताज़ा घास देकर चिढ़ा रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने घास को खाने के लिए नहीं छीना जैसा कि उसने पिछले दिन किया था। यद्यपि लिन युआन अनुभवहीन था, लियू लिमिन को पता था कि भेड़ शायद बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये सोचकर कि परिवार में जल्द ही एक नया सदस्य आएगा, लिन युआन को बहुत सुकून मिला। जैसे ही उसने गधों और खरगोशों को खाना खिलाना समाप्त किया, लैन हुआ जल्दी से अंदर आ गया। उसने आंगन पर नज़र दौड़ाई और न तो लेडी लियू और न ही लेडी फैंग को देखकर उसने अपनी आवाज़ कम कर दी और सदमे में चिल्लाई, जियो हे की माँ। वह भाग गई। लेडी चेन भाग गई। लिन युआन पहले तो दंग रह गई, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कल उसने लिन दाशुआन के ठिकाने के बारे में उसे बताया था और कुछ रहस्यमयी बातें कही थीं, जैसे तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। पता चला कि लेडी चेन के मन में यही बात थी। जैसे ही लिन दाशुआन को जेल में भर्ती कराया गया, वह चुपचाप वहां से निकल गई। लिन दाशुआन के घर की ओर लैन हुआ के साथ चलते हुए लिन युआन ने पूछा, जियो हे भी? क्या वह भी चली गई? जियो हे का जिक्र आते ही लैन हुआ का चेहरा और भी ज्यादा आक्रोश से भर गया और उसने कड़वाहट से शिकायत की, जियो हे, आप चाहें। जब से जियो हे का जन्म हुआ है, उसकी मां को लिन दाशुआन द्वारा हर दिन पीटा और डांटा जाता रहा है। अब जबकि लिन दाशुआन जेल में है और 3 से 5 साल तक बाहर नहीं आएगा, तो जियो हे की मां विधवा की तरह यहाँ रहने के बजाय अपनी युवावस्था में ही भागने का मौका क्यों नहीं ले लेती। ये बात तो सही थी, जियो हे की मां 30 साल की भी नहीं थी। वह लिन दाशुआन के अत्याचार के कारण भागने से बहुत डरती थी, लेकिन अब जबकि उसे कोई खतरा नहीं है, तो वह स्वेच्छा से क्यों रहेगी और इतनी गरीबी में अपना जीवन क्यों बिताएगी। जैसे जैसे वे चलते गए, लैन हुआ का आक्रोश कम नहीं हुआ। तुम्हें पता है, जियो हे की मां सचमुच निर्दयी है। जियो हे की उम्र कितनी है और वह उसे त्यागने को भी सहन कर सकती थी। मैंने सुना है कि जियो हे की मां ने घर से सारी उपयोगी चीजें ले लीं और जियो हे के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं छोड़ा। क्या आपको लगता है कि उसने भागने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी? अगर लिन दाशुआन बेकार है तो उसकी पत्नी उससे भी बदतर है। पूरे रास्ते बुदाते हुए लिन युआन और लैन हुआ लिन दाशुआन के घर पहुंचे और पाया कि आंगन पहले से ही दर्शकों से भरा हुआ था। लिन दाशुआन के घर की घटना की खबर छोटे से गांव में तेजी से फैल गई। हर कोई या तो लिन दाशुआन को अपने भतीजे की तस्करी करने के लिए अमानवीय होने का दोषी ठहरा रहा था या लेडी चेन की आलोचना कर रहा था कि वह इतनी निर्दयी थी कि अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई। हालांकि कुछ महिलाएं जो लेडी चेन के करीब थीं, उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका जीवन कैसा था। उन्हें उसके गुप्त पलायन के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। भीड़ में एक अंतराल से लिन युआन ने अपनी चाची और लिन एशुआन को अपने जोड़े के साथ दर्शकों के बीच से रास्ता बनाते हुए अंदर जाते देखा। उस समय उसकी चाची कांग बिस्तर पर बैठी हुई थी और जियो हे का हाथ पकड़े हुए चुपचाप आंसू बहा रही थी।
लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि जियो हे, जिसे त्याग दिया गया था, ने दुख का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका चेहरा भावहीन था, जैसा कि हमेशा होता था जब लिन युआन ने उसे पहले देखा था। आंटी, लिन युआन ने धीरे से पुकारा। लिन युआन की आवाज़ सुनकर जियो हे, जो अपने छोटे पैरों को गौर से देख रही थी, अचानक ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों में खुशी की झलक भी दिखाई दी। उसकी चाची ने गहरी सांस ली और आंसू गिरते रहे। वह धीरे से बुदबुदाई, मेरी बेचारी बच्ची, तुम ऐसे माता पिता के साथ कैसे रह गई? लिन युआन ने कमरे को देखने के लिए मुड़कर देखा। कांग बिस्तर बड़ा था, लेकिन सोने की जगह बड़ी नहीं थी। उसका केवल आधा हिस्सा ही साफ था, बाकी आधा हिस्सा धूल से भरा था, जिससे पता चलता है कि लेडी चेन सफाई करने में बहुत आलसी थी। यहाँ तक कि कंग पर रखी एकमात्र रजाई भी गंदी थी। उसका मुंह चमक रहा था, तथा स्पष्टतः वह बिना धुली हुई थी। केवल कंग को कवर किया गया था, बल्कि छोटी मेज पर कटोरे और चीनी कांटा भी मकई के पेस्ट की एक मोटी परत के साथ लेपित थे। ये डर था कि एक पूरे कटोरे को छील दिया जा सकता था। चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए लिन युआन की लेडी चेन के बारे में राय और भी खराब हो गई। यद्यपि परिवार के पुरुष ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, फिर भी महिलाओं को भी मेहनती होने की आवश्यकता थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके घर की हालत ऐसी हो गई। हल्की सी आह भरते हुए लिन युआन ने लिन एरशुआन और उसकी पत्नी की ओर देखा। अब जबकि लिन दाशुआन को कैद कर लिया गया था और लेडी चेन 8 साल के जियो हे को पीछे छोड़कर भाग गई थी, उसके करीबी चाचा और चाची का रवैया बहुत महत्वपूर्ण था। भाभी, क्या जियो हे की मां सचमुच भाग गई थी? क्या वह अपने माता पिता के घर वापस नहीं चली गई? लेडी चेन के कपड़े घर से गायब थे और यहाँ तक कि कीमती सामान भी गायब था। चेन का बच निकलना तो तय था, लेकिन लिन युआन अभी भी इसकी पुष्टि करना चाहता था। गुइजी की भाभी ने चुपचाप रोती हुई सास की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, उसके पास अब मायके कहाँ बचा है। जब उसने बड़े भाई से शादी की तो उसके परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह उससे शादी करने के लिए चुपके से भाग गई। बाद में जब जियो हे का जन्म हुआ तो बड़ा भाई उसे मारता पीटता और डांटता था। एक बार वह उदास चेहरे के साथ अपने माता पिता के घर वापस चली गई थी। कौन जानता था कि बड़ा भाई उसका पीछा करेगा और उसके भाई बहनों को भी पीटेगा। उस घटना के बाद से उसने अपने माता पिता के घर से पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया है। 7 या 8 वर्षों से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। ये सुनकर लिन युआन हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लेडी चेन और लिन दाशुआन के बीच ऐसा अतीत होगा, लेकिन इस वजह से वह लिन दाशुआन से और भी अधिक घृणा करने लगी। इस युग में किसी महिला का भाग जाना लगभग अनसुना था। लेडी चेन ने उसके साथ रहने के लिए अपने माता पिता की अवहेलना की थी, फिर भी वह नहीं जानता था कि उसका ख्याल कैसे रखा जाए। आरंभ में उनके बीच जो गहरा और गहन प्रेम था, वह वर्षों के दुर्व्यवहार के कारण खत्म हो गया था। गुइजी की भाभी का हाथ धीरे से खींचते हुए दोनों महिलाएं तीसरी चाची से दूर हट गईं। इससे पहले कि लिन युआन ने धीरे से पूछा, तो फिर जियाओ हे के बारे में क्या? भाभी, आप क्या सोच रही हैं? गुइजी की भाभी परेशान दिखी। हालांकि बड़े भाई ने हमारे परिवार के साथ गलत काम किया है, वह आखिरकार एरशुआन का सगा भाई है और जियाओ शितो का असली चाचा है। मैं जानता हूं कि एरशुआन निश्चित रूप से अपने इकलौते बच्चे की उपेक्षा नहीं करेगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि हमारे परिवार ने अपने छोटे से कारोबार से कुछ पैसा कमाया है, यहाँ तक कि अतीत के बुरे दिनों में भी हमने उसे बोझ नहीं समझा था। एकमात्र बात यह है कि बस। लिन युआन ने उसका हाथ थपथपाया और उसे आगे बोलने का संकेत दिया। गुइजी की भाभी ने चुपके से अपने पति और सास की ओर देखा, फिर अपनी आवाज़ धीमी कर दी। युआन, आप जानते हैं कि उसका बड़ा भाई किस तरह का व्यक्ति है। मुझे बस यही डर है कि 7 साल जेल में बिताने के बाद जब वह बाहर आएगा तो हमारे साथ मुसीबत मोल लेगा। जियो हे एक अच्छी बच्ची है, हालांकि वह बातूनी नहीं है, वह ईमानदार है, अपने पिता और माँ से 100 गुना बेहतर है। लेकिन उसके पिता। गुइजी की भाभी की चिंताओं को समझते हुए लिन युआन को अपने दिल से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। वह जानती थी कि यह महिला दयालु है, अन्यथा वह अपने पति को लिन दाशुआन को इतनी बार दान देते हुए बर्दाश्त नहीं करती। भाभी, मुझे जियाओ हे के पिता की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने शहर में पहले भी कुछ सुना था। लिन युआन ने भी अपनी आवाज़ उसके कान के पास धीमी कर दी। किसी अदूरदर्शी चोर ने कंसोर्ट बुइरेन की चांदी चुरा ली और आधे साल के लिए जेल में बंद हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, उसे फांसी दिए जाने में 3 महीने भी नहीं बीते थे। गुइजी की भाभी स्पष्ट रूप से इस तरह के मामलों से अनजान थी। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गईं जब उसने लिन युआन को देखा। वह इतना हैरान था कि बोल नहीं पा रहा था। ये लिन युआन द्वारा गढ़ी गई कहानी नहीं थी, बल्कि जिया झेंग ने उसे बताई थी, क्योंकि उसने पहले महसूस किया था कि लिन दाशुआन को कुछ साल जेल में रखकर छोड़ देना उसे बहुत आसानी से छोड़ देना था, और उसके स्वभाव को देखते हुए उसे डर था कि रिहाई के बाद वह खुद को सुधारने के बजाय और भी अधिक हिंसक हो सकता है।
तो जिया झेंग ने ये कहानी साझा की थी और जेल छायादार और डरावनी थी, ऐसी चीज़ जिसकी उनके जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैंने सुना है कि जेलें उदास और सीलन भरी होती हैं तथा पूरे दिन सूरज की रोशनी नहीं आती। इसके अलावा यदि आप अन्य अपराधियों के साथ जेल में बंद हैं तो आपकी पिटाई होने की संभावना है। हम जैसे आम लोगों के पास न तो कोई कनेक्शन है और न ही पैसा है जिससे हम लिन दाशुआन का समर्थन कर सकें, उसकी देखभाल करने वाला कोई मिल जाए ये तो दूर की बात है। मुझे लगता है 7 साल से भी कम समय में वह शायद। उसने अपनी बात अधर में छोड़ दी, लेकिन लिन युआन जानता था कि गुइजी समझ गया है। 7 साल की तो बात ही छोड़िए, 1 साल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपनी दयालुता के बावजूद गुइजी स्पष्टवादी थी। उनके परिवार के पास गुजारा करने लायक ही चांदी थी, वे लिन दाशुआन के लिए पैसे कैसे बचा सकते थे। इसलिए लिन युआन का मानना था कि गुइजी इस बातचीत को अपने तक ही रखेगी और निश्चित रूप से लिन एरशुआन को नहीं बताएगी। हालांकि वह निश्चित रूप से जियो हे को अपने साथ ले जाएगी। जियो हे को अपने साथ रखने के बाद भी लिन एरशुआन और उसकी पत्नी के मन में परिवार के घर को अपने नियंत्रण में लेने का कोई विचार नहीं था। जब उन्होंने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किया था तब ये घर लिन दाशुआन को आवंटित किया गया था और अब स्वाभाविक रूप से इसे जियो हे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर भी लिन दाशुआन का घर रहने लायक नहीं था और जियो हे के पास मुश्किल से कुछ अच्छे कपड़े थे। साधारण पैकिंग के बाद उसकी चाची उसे हाथ पकड़कर एरशुआन के घर ले गईं। अप्रत्याशित रूप से जियो हे धीरे से लिन युआन के पास गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने कहा, बहन युवान, मेरे पिताजी लिन वेई को ले गए। मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो हे उससे ये शब्द कहेगा, खासकर तब जब उसके पिता को उसके और उसकी बहन के कारण जेल में डाल दिया गया था। उसने सोचा कि जियो हे उससे नाराज होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि न केवल उसने कोई नफरत नहीं की बल्कि वह माफ़ी मांगने भी आए। लिन युआन ने उसे जल्दी से दिलासा देते हुए कहा, जियो हे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने कुछ गलत किया है वह तुम्हारे पिता हैं, तुम नहीं। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जियो हे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, नहीं, आप मेरे प्रति दयालु थे, आपने मेरे पिताजी को मुझे मारने से रोका और मुझे अच्छा खाना खाने दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं लिन युआन को अचानक समझ में आ गया कि जियो हे उसके प्रति इतना आभारी क्यों था। लिन दाशुआन को शराब पीना बहुत पसंद था और लेडी चेन आलसी और पेटू थी, इसलिए जियो हे ने बचपन से ही कभी अच्छा खाना नहीं खाया था। लिन युआन की आकस्मिक मदद ने स्पष्ट रूप से जियो हे के युवा दिल में इतना गहरा स्नेह पैदा कर दिया था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कल लिन दाशुआन के ठिकाने का खुलासा किया। उसके गालों से आंसू पोंछते हुए लिन युआन ने गंभीरता से उससे कहा, जियो हे, तुम एक अच्छी बच्ची हो। आपके पिता आपको मारते हैं, आपकी माँ आपको नहीं चाहती, यह उनका नुकसान है कि वे नहीं जानते कि आपको सही तरीके से कैसे संजोया जाए। आपके चाचा एरशुआन और चाची आपको अपनी प्यारी बेटी की तरह मानेंगे और आपकी देखभाल करेंगे। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे आने वाले दिन बेहतर होंगे। जियो हे ने सिर हिलाया, अपने गंदे हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछे और अपनी चाची के साथ चली गई। जियो हे की पतली आकृति को गायब होते देख लिन युआन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या लेडी चेन को अपने खून मौसमी रिश्ते को त्यागते समय कोई अनिच्छा महसूस हुई होगी। उसने ये भी सोचा कि क्या लेडी चेन कभी अपनी बेटी को ढूंढने वापस आएगी। लिन दाशुआन और उनकी पत्नी के साथ हुई घटना से गांव में काफ़ी हलचल मच गई। सौभाग्य से लेडी लियू और लेडी फैन दोनों ही ऐसी नहीं थीं जो ज़्यादा बाहर जाती थीं, और लिन युआन और अन्य लोगों के चुप रहने के कारण उनमें से किसी को भी स्थिति का पता नहीं चला। जियाओ लिनशुंग के अपहरण के बारे में तो और भी कम जानकारी थी। हालांकि इस घटना के बाद लाओ फैन ने लिन परिवार की घाटी का और भी अधिक बार दौरा करना शुरू कर दिया। इसमें कोई मदद नहीं थी। एक लंबी जिंदगी जीने के बाद आखिरकार उसे एक प्रशिक्षु मिल गया जिसे वह बहुत पसंद करता था, जिसका लगभग अपहरण कर लिया गया था। इससे बूढ़े आदमी को सचमुच दुख हुआ। इन दिनों वह हर दिन जियाओ लिनशुंग के लिए जड़ी बूटियों के बड़े बैग लाता था, जिसमें क्रोटन के बीज और कई अन्य चीज़ें शामिल थीं जिनके बारे में लिन युआन ने भी कभी नहीं सुना था। लेकिन चून की लाओ फैन उन्हें लेकर आया था, इसलिए वह निश्चिंत थी और उसे भरोसा था कि बूढ़ा आदमी उसकी छोटी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंडस्को एक जिया झेंग अपनी यात्राओं में और भी अधिक मेहनती हो गया। आखिरकार उसने लिन युआन के साथ अपने रिश्ते में सुधार किया। यदि वह लोहा गर्म रहते हुए उस पर प्रहार न करता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। युवा मास्टर जिया की नज़रें लिन युआन के शरीर से कभी नहीं हटती थीं। जब भी वह उसे एक पल के लिए भी नहीं देख पाते थे तो उन्हें पूरे शरीर में खुजली और बेचैनी महसूस होती थी। सौभाग्यवश दुकानदार लियू और कुछ अन्य प्रबंधकों ने फूमन बिल्डिंग में व्यवसाय की देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि कोई बड़ी गड़बड़ी न हो।
जब से ली चांग को जिया झेंग की असली पहचान का पता चला था, वह हर 2 या 3 दिन में फूमन बिल्डिंग में भोजन करने के लिए आता था ताकि वह खुद को खुश कर सके। हालांकि कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। ये लिन सियू के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो ली चांग का अनुसरण करते हुए प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन और पेय का आनंद लेने लगी, जिससे कुछ ही दिनों में उसका वजन काफी बढ़ गया। नए घर का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा था और 1-2 दिन में ही बीम स्थापना समारोह के लिए तैयार हो गया। जियाओ लिंजी द्वारा टोफू कार्यशाला का प्रबंधन करने से चीजें काफी अच्छी चल रही थीं। लिन युआन ने वहां 2-3 बार जाकर अपने द्वारा चुने गए कुछ युवा भिखारियों की जांच की, फिर कुछ अनाथ बच्चों को चुना जिनके माता पिता नहीं थे, ताकि वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकें। युवा भिखारी, जो अब अच्छी तरह से खाए पिए और चिंतामुक्त थे, अनुबंधों के प्रति उदासीन थे और उन्होंने उन पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि जब जियाओ लिंजी के हस्ताक्षर करने का समय आया तो उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई और इनकार कर दिया। लिन युआन का वास्तव में यह इरादा नहीं था कि वह हस्ताक्षर करे, वह केवल उसका परीक्षण करने और उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए अनुबंध का उपयोग कर रही थी। इसके माध्यम से उसे एहसास हुआ कि जियो लिंजी संभवतः एक साधारण परिवार से नहीं आया था और शायद वह सिर्फ एक साधारण पारिवारिक नौकर नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ केवल 5 साल का प्रशिक्षुता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 5 साल बाद जियाओ लिंजी रुकना चाहेगा या छोड़ना चाहेगा, यह उस पर निर्भर करेगा। हालांकि उसने उसे केवल 5 वर्षों के लिए अनुबंधित किया था, लिन युआन उसे बहुत महत्व देती थी। उन्होंने न केवल युवा भिखारियों के प्रबंधन का काम उसे सौंपा, बल्कि उसे फलियों को भिगोने की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण दिया। मोसानियांग से कुछ नीला कपड़ा खरीदने और मोसानियांग को प्रत्येक युवा भिखारी के लिए 2 सेट छोटे कपड़े और 1 सेट रोजमर्रा के कपड़े बनाने का काम सौंपने के बाद लिन युआन और जिया झेंग गाड़ी में वापस लौट आए। हालांकि जिया झेंग उसे लिन परिवार की संपत्ति में वापस नहीं लाया, बल्कि फूमन बिल्डिंग में ले आया। पता चला कि जिस दुकानदार को ढूंढने के लिए उसे कहा गया था, वह अब तैयार था। जब लिन युआन ने पहली बार दुकानदार जो को देखा तो वह कुछ चौंक गई। क्या ये साधारण आदमी, जो इतना ईमानदार लगता था कि यदि उसे पीटा भी जाए तो भी वह प्रतिरोध नहीं करेगा, वास्तव में वही था जिसे जिया झेंग ने टोफू कार्यशाला का प्रबंधन करने के लिए ढूंढा था? क्या वह सचमुच व्यवसाय को सफल बना सकता है? लिन युआन के संदेह को भांपते हुए जिया झेंग ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और उसके कान में फुसफुसाया, दुकानदार जो फूमन बिल्डिंग की एक शाखा का प्रबंधक है। उसके ईमानदार रूप से धोखा मत खाओ, वह अपने काम में बहुत ईमानदार और सिद्धांतवादी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरी तरह से वफादार है। ये सुनकर लिन युआन को एहसास हुआ कि अगले 6 महीने तक टोफू कार्यशाला को अन्य व्यापारियों के साथ सौदा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा चून की कार्यशाला अभी अपनी शुरुआत कर रही थी, इसलिए चुनौतीपूर्ण प्रारंभिक चरणों में प्रबंधन के लिए कई छोटी छोटी समस्याएं थीं। चीज़ों की देखरेख के लिए एक चौकस दुकानदार की तत्काल आवश्यकता थी। इसके अलावा उसकी टोफू कार्यशाला के लिए सबसे बड़ा डर व्यापार की कमी नहीं, बल्कि दूसरों की लालच थी। दुकानदार जो जैसा गंभीर और वफादार व्यक्ति निश्चित रूप से टोफू कार्यशाला के मामलों को अपने स्वयं के मामलों की तरह ही सावधानी से संभालेगा, और उसके सिद्धांतों का मतलब था कि अन्य व्यापारियों द्वारा विश्वासघात के कार्य करने के लिए उसे रिश्वत दिए जाने की संभावना नहीं थी। कई मामलों के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ करने और दुकानदार जो को व्यवस्थित तरीके से जवाब देते देखने के बाद लिन युआन ने विश्वास के साथ उसे काम पर रखने और अन्य कार्यों का जिम्मा सौंप दिया। टोफू बनाने में कई चरण शामिल थे और तकनीकों की चोरी को रोकने के लिए उन्होंने शुरू में आंगन को अलग अलग कमरों में विभाजित किया था। इस प्रकार इन मामलों में दुकानदार जो को उचित समाधान पर विचार करने की आवश्यकता थी। अगले 1 या 2 दिन में नया घर बीम राइजिंग समारोह के लिए तैयार हो जाएगा। उसे नए घर के लिए फर्नीचर को अच्छी तरह से तैयार करने की जरूरत थी और दुकानदार जो द्वारा टोफू कार्यशाला की देखरेख करने के कारण वह निश्चिंत हो सकती थी। बीम उठाने के दिन पुराने घर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। लिन योंगले, जो कैद था, घर लौट आया। हालांकि वह फिर कभी खुश नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में एक नए घर के लिए बीम को ऊपर उठाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आखिरकार मुख्य बीम पूरे घर की नींव है। यदि मुख्य बीम ठीक से सेट नहीं किया गया है तो घर को पर्याप्त अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बीम को ऊपर उठाते समय कई विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुभ दिन का चयन किया जाता है। परिवार के लोग एकत्रित हुए और काफी देर तक विचार विमर्श किया। उसके बाद अंततः 26 सितंबर की सुबह की तारीख तय की गई। इसके अलावा चीफसन ने विशेष रूप से किसी को एक सीधी और मजबूत लंबी लकड़ी खोजने के लिए कहा था, और जब लकड़ी को घर वापस लाया जाता था तो अच्छे भाग्य का संकेत देने के लिए उस पर एक लाल धागा बांध दिया जाता था। इसके अलावा बीम स्थापित करने के दिन दोहे गाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और कुछ स्थानों पर मुख्य बीम स्थापित करने के बाद उसके ऊपर शराब का कटोरा रखा जाता है।
जहाँ तक इसके पीछे के कारण का सवाल है तो वह नहीं जानती थी और उसने इसके बारे में केवल मकान बनाने वालों से बातचीत के दौरान ही सुना था। लिन युआन अपने पिछले जीवन में हमेशा शहर में ही रहती थी और उसने कभी भी ऐसी किरण उठाने वाली घटना नहीं देखी थी। जिया झेंग, जिसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया था, इन मामलों के बारे में और भी अनभिज्ञ थी। यदि घर पर लेडी फैन मार्गदर्शन न देती तो वह सचमुच खो जाती और उसे पता नहीं होता कि क्या करना है। 26 तारीख की सुबह सुबह ही लिन युआन के घर पर तैयारियां जोरों पर थीं। नए घर के सामने सिंदूरी रंग की मेजों और कुर्सियों की एक पंक्ति रखी गई थी, जिसके बीच में एक पूरा सूअर रखा गया था, जिसकी खाल साफ करके निकाली गई थी, जिसे पोर्क रोंग ने एक दिन पहले ही तैयार किया था। इसके बगल में शराब के 2 बड़े बर्तन थे, साथ ही विभिन्न सूखे सामान और फल भी थे। बेशक दरवाजे पर 6 पटाखे भी रखे हुए थे जो सुगमता का प्रतीक थे। इस मौसम में उपलब्ध फलों में केवल सेब और अनार ही शामिल थे, लेकिन लिन युआन ने जो फल तैयार किए थे उनमें तरबूज और आड़ू भी थे, जिन्हें देखकर आसपास के ग्रामीण चकित हो गए और वे उत्साह से देखने आए। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब जिया झेंग के योगदान की बदौलत संभव हुआ। यद्यपि निर्माण कार्य शुरू होने पर लिन युआन के उदार खर्च को सभी ने पहले ही देख लिया था, फिर भी आज के बीम उठाने के तमाशे ने चीफ सन की आंखें खोल दी, जिन्होंने ऐसे कई समारोहों की अध्यक्षता की थी। जैसे ही शुभ समय निकट आया, प्रमुख सूर्य ने सबसे पहले मेज के सामने धूप की एक बत्ती जलाई, फिर अपने कपड़े ठीक किए और जोर से परिचित आशीर्वाद सुनाया। देवता मुझे एक मुर्गी देते हैं, जिसके सिर पर एक कंघी और उसकी पूंछ पर एक हवेली है, जो बिना रंग के ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए है। दूसरों के हाथों में बेकार है, लेकिन जब मैं इसे लेता हूँ तो ये बुरी आत्माओं को दूर करता है, स्वर्गीय शाह को दूर करता है, सांसारिक शाह को दूर करता है, कुल्हाड़ी शाह को दूर करता है, लकड़ी के घोड़े शाह को दूर करता है। स्वर्गीय शाह स्वर्ग में दूर हो जाती है, सांसारिक शाह पृथ्वी पर दूर हो जाती है। लूबान के दरवाजे के सामने एक साफ स्लेट, लकड़ी के आदमी की चेतावनी सुनो, दूसरों के शब्दों पर ध्यान मत दो, आज मैं तुम्हें बुरी आत्माओं को दूर करने में मदद करता हूँ। हजारों हजारों वर्षों तक अनंत भाग्य और सम्मान। लिन युआन मूल रूप से इन आशीर्वादों को नहीं समझती थी, लेकिन वह अंतिम भाग को समझती थी। आशीर्वाद पढ़ने के बाद चीफ सन ने पहले से तैयार लाल रेशमी कपड़ा निकाला और उसे बीम की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध दिया। इसे बांधते समय वह बुदबुदाया, देवता मुझे रेशम के 2 बोल्ट प्रदान करें, बिल्कुल हरे पहाड़ों और कोमल बहते पानी की तरह। फिर 6 अच्छी तरह से तैयार और साफ सुथरे युवकों ने बीम की लकड़ी के सिरों को पकड़ लिया, इसे पलट दिया। जैसा कि लिन युआन सोच रही थी कि उन्हें लकड़ी के बीम को पलटने की क्या जरूरत थी, उसने चीफ सन को फिर से बुदबुदाते सुना। बीम को पलटने से घर में खुशहाली आए और मामला फले फूले, समृद्धि झरने के बढ़ते पानी की तरह बढ़े, लोग आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते पानी की तरह फलें फूलें। इसके बाद आधिकारिक तौर पर बीम उठाने का समय आ गया। शहतीर पकड़े हुए युवकों ने लकड़ी को नए घर में ले जाना शुरू कर दिया। लिन युआन एक युवा महिला होने के नाते चीफ सन द्वारा अंदर जाने और देखने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि वह बहुत जिज्ञासु थी, फिर भी वह अंदर जाने के बजाय आज्ञाकारी रूप से बाहर ही रही। जैसे ही लकड़ी की बीम को घर के अंदर ले जाया गया, पहले से ही बादलों से घिरे आकाश में अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश की बूंदें भारी नहीं थीं, लेकिन शरद ऋतु की बारिश त्वचा पर काफी ठंडी थी। लिन युआन जल्दी से लिन जियाक्सिन को व्हीलचेयर पर वापस घर में धकेलने के लिए गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन जियाक्सिन अचानक हंस पड़ा, बिल्कुल भी नाराज नहीं था। दर्शकों की भीड़ में से कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और कुछ ने तो हाथ जोड़कर लिन जियाक्सिन को बधाई भी दी।